जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक नई दुनिया का सैर करवाता हूँ। और वो कौन सी दुनिया है? तो ये स्टोरी की दुनिया है। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ क्लास 12। क्लास 12 के सिलेबस में फर्स्ट बुक या कोर बुक कहिए, फ्लेमिंगो की पहली कहानी है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इमेजिन द फर्स्ट स्टोरी हैज बीन नेम्ड एज द लास्ट लेसन। दिस इज एन आयरनी। पहली बुक की पहली कहानी द लास्ट लेसन है। तो थोड़ा टाइटल पे गौर कर लें। आखिर इस स्टोरी के लेखक अथर अल्फोंस डाउडेट ने द लास्ट लेसन क्यों नाम दिया इस स्टोरी का, तो थोड़ा इस पे हम लोग गौर करेंगे और थोड़ा सा अथर के बारे में भी जान लें, अल्फोंस डाउडेट के बारे में। अल्फोंस डाउडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, फ्रांसीसी उपन्यासकार है और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। इनका बर्थ 1840 में होता है और 1897 में इनकी डेथ हो जाती है। द लास्ट लेसन इस स्टोरी का टाइटल इसलिए दिया गया है कि जिस स्टोरी का जो नैरेटर है हु हैज बीन रेफर्ड एज फ्रेंच इन दिस स्टोरी, इस कहानी के नैरेटर जिसे इस स्टोरी में फ्रेंच के रूप में रेफर किया गया है, he was not interested in learning lesson, but when he got interest, वो अपना लेसन सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट जगता है उसी दिन लेसन का आखिरी दिन होता है। बताइए, आप किसी चीज के शौकीन हैं, सपोज कि आम खाने के शौकीन हैं, आम को बड़ा अच्छा उसके छिलके को हटाते हैं और जैसे काटना चाहते हैं नीचे डस्ट में गिर जाता है। हाउ विल यू फील? कैसी अनुभूति होगी? द सेम फीलिंग द नैरेटर हैज। नैरेटर को वही फीलिंग थी। जिस दिन इंटरेस्ट जगता है उस दिन वो लेसन खत्म कर जाता है, इसलिए द लास्ट लेसन टाइटल दिया गया है। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है पॉइंट्स को कि अल्फोंस डाउडेट का जन्म, और वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, बताया गया। टाइम जो इस स्टोरी में वर्णन किया गया है वो कब का है? तो फ्रेंको प्रूसियन वार, फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध चल रहा था 1870 टू 1871। ये टाइम का डिस्क्रिप्शन है। प्रूसिया was then consisted of 3 nations. प्रूसिया 3 नेशन का बना हुआ था, 3 नेशन का गठजोड़ था। नेक्सस का ये एक तरह से 3 नेशंस का गठजोड़ था, नेक्सस था, उसको नेक्सस कहिए, क्योंकि अच्छे कामों के कोई गठजोड़ कर नहीं रहा था। कौन कौन था? एक जर्मनी था जिसका कैपिटल बर्लिन, दूसरा पोलैंड था जिसका कैपिटल वारसा, और तीसरा ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट थे जिसकी कैपिटल वियना होता है। एंड हु वाज लीडिंग द प्रूसियन सोल्जर्स? बिस्मार्क। ही वाज अ डिक्टेटर दैट टाइम, लाइक हिटलर, नेपोलियन। बिस्मार्क वाज आल्सो अ डिक्टेटर। तो एक तानाशाह था, वही प्रूसियन सोल्जर का नेतृत्व कर रहा था। अब देखेंगे इस कहानी को लिखने के पीछे ऑथर का मोटो क्या हो सकता है। पहला मोटो, वहां के लोगों में, फ्रांस के लोगों में पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को डेवलप करना। और दूसरा मोटो हो सकता है अपने नेटिव लैंग्वेज के प्रति भी लोगों का रुझान या इंटरेस्ट जगाना। और तीसरा, ये दिखाने की कोशिश है कि वार का एजुकेशन पे, शिक्षा पे क्या
एडवर्स इम्पैक्ट, बुरा प्रभाव पड़ता है, इन चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया है इसमें उन्होंने। अब कहानी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी मुख्य रूप से दो प्रकार से लिखे जा सकते हैं। मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ, मेरा 2 नॉवेल और एक पोएट भी हूँ। एक पोइट्री का बुक आप गूगल में तलाशेंगे, कुमोद कुमार करके नाम लिखेंगे तो मेरा लिखा हुआ नॉवेल आपको आ जाएगा और पोइट्री के बुक भी आ जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि स्टोरी मुख्य रूप से हम लोग 2 प्रकार से लिखेंगे, एक ऑटोबायोग्राफिकल वे में और दूसरा बायोग्राफिकल वे में। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? लाइफ स्टोरी रिटन बाय आवरसेल्व्स। अपनी कहानी को जब हम खुद लिखते हैं तो उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और हमारी कहानी को कोई दूसरा लिखता है तो उसको हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। अब कैसे, हाउ टू डिस्टिंग्विश whether this story is an autobiographical note or biographical note, ऑटोबायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी, कैसे ये फर्क करेंगे? तो जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट में होगा या ऑटोबायोग्राफी होगा उसमें फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, आई वी, ऐसे पर्सन हम पढ़ा है एक चैप्टर हमारे चैनल में जाकर के, इंस्पिरेशन इंग्लिश सेंटर चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन से जो शुरू होगा वो ऑटोबायोग्राफिकल नोट होगा, थर्ड पर्सन का डिस्क्रिप्शन होगा तो वो बायोग्राफिकल नोट होगा। अब कहानी में हम लोग शुरू करते हैं। नैरेटर कहानी को शुरू करता है, स्टार्टेड लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट से प्रस्थान किया। बताया कि कहानी का जो नायक है मुख्य रूप से उसका नाम फ्रेंज है, FRANZ, He is the main protagonist of this story। कहानी का मुख्य नायक यही है। तो अब लेट के लिए, स्कूल के लिए लेट से प्रस्थान क्यों करता है? Because the teacher M. Hemel had given him tasks on participles and he didn't know even the P of participles। टीचर M. Hemel ने पार्टिसिपल्स पे टास्क दिया था और पार्टिसिपल्स का P भी पता उसे नहीं था। ऐसे हम एक चैप्टर भर पढ़ा रहे थे, भर में थोड़ा सा नॉन फाइनाइट भर पढ़ाया था, और नॉन फाइनाइट भर को 3 भाग में बांटते हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल विशेष समझने के लिए मेरा भर आप देखिए, ग्रामर का एक पार्ट है। तो पार्टिसिपल्स पे टास्क दिया गया था, पार्टिसिपल्स का पी भी पता नहीं था। सो द नरेटर वाज थिंकिंग, फ्रेंच वाज थिंकिंग, फ्रेंच सोच रहा होता है कि क्यों ना स्कूल का टाइम बाहर में ही गुजार लें। इसीलिए वो देर कर रहा था घर में, चूंकि कुछ समय घर में कट जाएंगे और कुछ बाहर में, और जब छुट्टी का समय होगा लौटेंगे तो मदर को या पेरेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि स्कूल गए थे या नहीं गए थे। उस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था कि अटेंडेंस आपका बढ़ने के बाद, अब्सेंट के बाद आपका इंफॉर्मेशन या मैसेज घर में चला आता है बड़े बड़े स्कूलों के जरिए, ऐसा उस समय नहीं होता था। तो probably thinking all these things, the narrator was passing some time at home। शायद ये सोच करके ही नैरेटर कुछ समय घर पे बिता रहा था, और कुछ समय बिताने के बाद जब निकलता है कि बाहर में अब समय बिताना है, he found the weather adverse। बड़ा बुरा मौसम होता है, it was too warm, too bright, काफी धूप, काफी गर्मी। अब इसके साथ समस्या होती है, नाउ ही कैन नॉट रिटर्न होम, नोर कैन ही गो टू स्कूल, नोर कैन ही स्टे आउटसाइड। अब समस्या कि घर नहीं लौट सकता था, क्योंकि घर लौटता तो मदर पूछती कि कहाँ, क्यों लौटा है, और स्कूल जा बाहर में तो धूप में रहना मुमकिन नहीं था। तो क्या करता है, he started running for school so that he can make up। स्कूल के लिए दौड़ने लगता है ताकि जो समय इलेप्स हो गया था, पास्ट हो गया था, उसको मेकअप कर सके। मेकअप को हिंदी में कहते हैं क्षतिपूर्ति। मतलब आपको एहसास है कि क्षति मतलब नुकसान हो चुका है,
और उसको अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्षतिपूर्ति करते हैं। नहीं देखते हैं महिलाएं या लड़कियां कुछ मेकअप वेकअप करके जाती है, मतलब उसको एहसास है कि हमारा चेहरे में कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए, क्षति को पूर्ति के लिए क्या करते हैं कि मेकअप करते हैं, क्रीम लगाया, लिपस्टिक लगाया, जो भी लगाया, या कोई पुरुष भी करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई जेंडर डिस्टिंक्शन की बात यहाँ पे नहीं, इसलिए दिल पे किसी को लेने की जरूरत भी नहीं है। तो जब थोड़ा सा चलता है, बढ़ता है आगे, कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे, बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे इसका। तो देखता क्या कि प्रूशियन सोल्जर एक 100 मील के पीछे, 100 मील मतलब होता है 12 मील, 12 मील के पीछे क्या था, एक ओपन फील्ड था, उसमें प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, पीटी कर रहे थे। वो थोड़ा सा टेम्प्ट होता है, लगता है क्यों ना उसे यहीं देख करके ड्रिल वगैरह को देख लिया जाए रुक करके, बट ही रेसिस्टेड, वो खुद को रोकता है, संयम बरतता है, परहेज करता है, and decides to go to school. That's why he started running towards the school. निर्णय लेता है कि नहीं स्कूल ही चले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो इसीलिए क्या होता है कि स्कूल के लिए वो दौड़ने लगता है। ध्यान देंगे रास्ता में क्या क्या मिलता है। पहला तो प्रूशियन सोल्जर जो कि 100 मील के पीछे खुले से मैदान में ड्रिल कर रहा था। दूसरा, टाउन हॉल के पास बुलेटिन बोर्ड, उसमें यह 1870-71 की कहानी है, उसमें इतना डेवलप तो था नहीं टेक्नोलॉजी हमारा, तो चौक चौराहा पे कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे होता होगा, वहां पे कुछ न्यूज वगैरह लिख दिया जाता होगा, बुलेटिन वगैरह लिख दिया जाता होगा। तो देखा कि आज बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत लोग इकट्ठा थे, a lot of people have gathered there. And where was the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड कहाँ पे था? तो टाउन हॉल के पास था। इसको लगता है कि आज क्या हो गया भाई, इतने सारे लोग इकट्ठा हैं। वो रुकता नहीं है, because he was getting late for school. दौड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि पिछले 1 साल से तो सब बुरा न्यूज ही आ रहा है कि फ्रांस का सोल्जर हार रहा है, तो कमांडिंग ऑफिसर का ये आदेश आया है, तो these things, what can be the matter now? आज क्या बात हो सकती है? ये दौड़ रहा होता है, सोच रहा होता है। तभी एक व्यक्ति, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, जिसका नाम वाचर था, अपने अप्रेंटिस के साथ, सहायक के साथ, वो भी न्यूज बुलेटिन देखने के लिए आया हुआ। When he sees the narrator running, जब उस बच्चे को दौड़ते हुए देखता है स्कूल बैग लेकर के, then he calls after him, तो वाचक उसके पीछे से आवाज लगाता है, कहता है don't go so fast little bub, you have plenty of time to reach to school. इतने तेजी से मत जाओ बेबी, बच्चे जो भी हो, तुम्हें स्कूल पहुंचने में पर्याप्त समय भी है। अब ऑटोमेटिकली कहीं आप जा रहे होते हैं, लेट हो रहा होता है और कोई आपको पीछे, जाओ स्थिर से भी बहुत समय है, व्हाट विल यू फील? यू विल फील दैट ही इज सैटिराइजिंग और कमेंटिंग ऑन यू, वो तुम्हारा उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है। उसको भी यही एहसास होता है कि मेरा मजाक उड़ा रहा है। He doesn't stay. On the contrary, he was still running towards school. वो ठहरता नहीं है, बल्कि वो स्कूल के लिए दौड़ते ही रहता है। लेकिन जब स्कूल के गली में पहुंचता है, स्ट्रीट में, where a lot of noise could be heard, today he finds it is quite calm and tranquil. जिस गली में काफी शोर शराबा सुनाई पड़ता था स्कूल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिसाइटिंग अल्फाबेट इन कोरस, बेंच का खुलना बंद होना, ग्रुप में समूह में अल्फाबेट को पढ़ना, टीचर के द्वारा छड़ी कभी डेस्क पर पटकना, ए लॉट ऑफ कॉमोशन, बहुत सारा शोर शराबा होता था, गली में सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज तो भैया गली बिल्कुल शांत था। उसको लगता है पता नहीं आज संडे तो नहीं है, तुलना भी यहाँ पे करता है, लाइक संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह की तरह सब आराम से लेट से उठा। फिर डरते डरते किंगरली ही इंटर्स द स्कूल एंड हिमल के छोटे से गार्डन में प्रवेश करता है। एंड व्हेन ही पीप्स थ्रू द विंडो,
पीक मतलब झांकना, खिड़की से जब झांकता है, he finds all his classmates were in their places. सारे उसके सहपाठी अपने अपने जगह पर बैठे हुए थे. And MML was taking an iron ruler under his arm, walking to and fro in the classroom. और टीचर एम हेमल, ध्यान रखेंगे टीचर का नाम क्या है, एम हेमल. एम हेमल छड़ी लेकर के दाब करके आगे पीछे क्लास में चल रहे थे, टहल रहे थे. क्लास चलते रहता था, शोर शराबा होती तो ये चुपचाप घुस करके उस हल्ले का, नॉइज का फायदा लेकर के, क्रिएटिव सिचुएशन का फायदा लेकर के कहीं बैठ जाता था. लेकिन आज तो क्लास काफी शांत था, जैसे शायद आप मेरे वीडियो को शांत होकर के सुन रहे हैं. बिल्कुल उसी प्रकार से खामोशी थी पूरे क्लासरूम में. आज तो ये पकड़ा जाएगा यदि घुसता है तो. लेकिन झांकते हुए जब झांक रहा होता है, एम हिमल की निगाह इस पर पड़ती है और एम हिमल उसके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि सामान्य तौर पे ये देर करेगा. दो चीज से डरा हुआ था, दो फीलिंग उसके मन में आ रहा था. एक तो मार लगेगी चूंकि देर किया था, और जैसे मार लगेगी तो बच्चे भी कमेंट करके इशारे में ही सही पूछ लेंगे कि कैसा लगा, मजा आया. तो एक एम्बैरेसमेंट होता, इससे डर रहा था. लेकिन संजोगवश ही हिप्ड अ साय ऑफ रिलीफ, वो राहत का आह का सांस लेता है, राहत का सांस लेता है और फट से अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है. तो रास्ते बताया कि दो चीज देखता है, प्रूशियन सोल्जर ड्रिल कर रहा था, दूसरा बुलेटिन बोर्ड के पास लोग इकट्ठे थे, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या बात है. अब फिर क्लास में घुसता है तो फिर दो स्ट्रेंज थिंग वो देखता है. एक तो देखता है द टीचर एम हिमल वाज इन हिज स्पेशल यूनिफॉर्म व्हिच ही यूज्ड टू वियर ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन लाइक इंस्पेक्शन डेज ऑफ इंस्पेक्शन, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज. एम हिमल अपने स्पेशल यूनिफॉर्म में आए थे, जो कि कहीं इंस्पेक्शन का दिन होता था, जांच पड़ताल का, या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई मतलब कि सेरेमोनियल ओकेजन होता था, उस पे आते थे. इसको लगता है कि आज क्या है भाई, जो ग्रीन कोट पहने हुए हैं, ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए हैं, फ्रिल शर्ट पहने हुए हैं, सभी भी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, कसीदा खड़ा हुआ, फूल उखाड़ा हुआ. हम तो स्वेटर ठंडा चलते पहने हुए, भाई ध्यान रखिएगा. तो एक तो वो, और दूसरा बैक बेंचेस व्हिच यूज्ड टू रिमेन एम्प्टी, पीछे का बेंच जो लगभग खाली रहा करता था, उस पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर और बहुत सारे रिटायर्ड लोग बैठे हुए थे. इसको लगता है कि आखिर आज है क्या. अभी ये सारा चीज सोच ही रहा था, तभी मिस्टर एम हेमल जो टीचर थे, वो उसी गंभीर टोन में अपने चेयर पे बैठते हैं और फिर कहते हैं, माय लिटिल चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच टुडे. बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है. आई वॉन्ट यू टू लिसन टू मी सीरियसली. मैं चाहता हूं कि तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो. आगे वो कहते हैं, because an order has come from Berlin. चूंकि बर्लिन मतलब कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन से एक आदेश आया है that German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. अब अल्सेस और लॉरेन दो वर्ड आया, ALSACE और LORRAINE, ALSACE और LORRAINE, ये दोनों क्या है भाई. तो दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस. झारखंड के विद्यार्थी ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. सीबीएसई के लोग भी क्वेश्चन पूछेगा, नेम द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस वेयर न्यू एजुकेशन और न्यू लैंग्वेज वाज टू बी टॉट. तो इस ढंग से क्वेश्चन दे सकता है, तो ध्यान रखना है दोनों को भी. तो सामान्य तौर पे वो बताते हैं कि बर्लिन से एक आदेश आया है दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. अल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में अब जर्मन की पढ़ाई होगी. समझ रहे?
यस, जर्मन की पढ़ाई होगी। अब ये तो अवाक रह जाता है सॉरी, इसको लगता है लो अभी तो हम एबीसी भी नहीं सीखे हैं। आई डोंट नो इवन द एबीसी और अल्फाबेट ऑफ फ्रेंच। फ्रेंच भाषा का अल्फाबेट भी नहीं आता। लास्ट लेसन आ गए, हो गया, अवाक रह जाता है। एंड नाउ ही अंडरस्टैंड्स व्हाई पीपल हैव गैदर्ड अंडर द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल के नजदीक जो बुलेटिन बोर्ड टंगा हुआ था, आखिर इतने लोग वहां पे इकट्ठा क्यों थे? क्योंकि यही ऑर्डर लिखा हुआ था। क्या, कौन सा ऑर्डर? दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। नाउ स्टार्ट्स रिग्रेटिंग, रिपेंटिंग ऑन हिज मिस्टेक्स। अब वो अपने कुकृत्यों पे, मिस्टेक्स पे पश्चाताप करने लगता है। उसको लगता है जब टीचर पढ़ाते थे तो सार पे ससरने के लिए, तो अंडा, चिड़िया का अंडा खोजने के लिए, इन्हीं सारे चीजों को, मतलब यूजलेस थिंग्स में मैं लगा रहता था। नाउ ही स्टार्टेड रिग्रेटिंग। लेकिन अब क्या करना है? अब पछताया हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेट बायगॉन्स बायगॉन्स, तो ध्यान दीजिए, बीती ताई पिछाड़ी दे, आगे की सुधी ले, ये कहा जाता है लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। लेकिन खैर, पहले न तो एमएमएल में इंटरेस्ट था इसे, न स्कूल में कोई इंटरेस्ट था, और बुक यूजलेस लगता, सब न्यूसेंस, यूजलेस, बेकार का चीज लगता था। अब इसमें लगता है देशभक्ति जाग जाती है, गुरु भक्ति जाग जाती है, शिक्षा के प्रति समर्पण जाग जाता है। एंड व्हाट एमएमएल वाज टीचिंग, ही वाज लिसनिंग टू हिम सीरियसली। जो भी एमएमएल पढ़ा रहे थे, सारा चीज वो ध्यान से सुनता है। कुछ पहले ग्रामर के लेसन बताए जाते हैं, फिर बच्चे अल्फाबेट लिखते हैं, बा, बे, बी, बो, बू। फिर राइटिंग में कुछ काम दिया जाता है। That day एमएमएल had brought a new copy for everyone। सबके लिए नई कॉपियां लेकर के आए थे, और उसमें सुंदर लिखावट से, राउंड हेड से, गोल लिखावट से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, मतलब देश का नाम, और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल था, उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट का नाम। ठीक है, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था, सुंदर लिखा हुआ। मुझे लग रहा था पूरा फ्लैग भरा हुआ है। एक बुजुर्ग थे, ओल्ड हॉसर थे, वो भी एक डायरी लाए थे, पुराने कॉपी के पन्नों को उलट रहे होते हैं, और बेचारे भावना से भर के रो भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं। अजीब सा माहौल था क्लासरूम का। तो जब लिखता है, सारे बच्चे लिख रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो थे, लिटिलेस्ट वन, आज लगता है कि फ्रांसीसी होने का गर्व, अनुमान अभी या अनुभव उन्हें भी हो चुका था। एवरीवन वाज सेट टू हिज वर्क। सब अपने काम में लगा हुआ था, और केवल एक ही आवाज सुनाई पड़ रहा था क्लासरूम में। क्या चीज? स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर पेपर। जो पेन पेपर पर चल रहा था, केवल वही आवाज सुनाई पड़ रहा था। कभी कभी बीटल्स, गोबरिल्ला, काला ब्लैक टाइप का कीड़ा होता है, अंदर आ जाता था, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। फ्रेंच बदमाश तो था ही, तो ये निगाह अपना इधर उधर दौड़ाता है, एमएमएल को देखता है। एमएमएल वाज गेजिंग एवरीथिंग नैरोली। सारा चीज वो देख रहे थे, पूरा नैरोली, ध्यान से देख रहे थे, टकटकी लगा करके। लग रहा था कि सारी मेमोरी को अपने आप में समेट करके लेके चल जाना चाहते थे। कुछ भी नहीं बदला था। 40 वर्षों से वो पढ़ा रहे थे। थोड़ा पेट बड़ा हो गया था, बेंच थोड़ा सा चिकने हो गए थे, सब चीज वैसा ही था। उनकी सिस्टर ऊपर में ट्रंक पैक कर रही थी, बक्सा पैक कर रही थी, चूंकि उन्हें अगले दिन रवाना होना था। वो कहते भी हैं, योर न्यू टीचर कम्स टुमारो, कि आपके नए टीचर कल आ जाएंगे। ये दुखी होता है फ्रेंड्स। जब सबका राइटिंग हो जाता है, तो टीचर एमएमएल ने टास्क दिया था पार्टिसिपल्स पे, सबको पूछने लगते हैं। इसकी बारी आती है, ये बेंच को होल्ड, डेस्क को होल्ड किए हुए, सर को झुकाए हुए चुपचाप खड़े हो जाता है, वर्ड को दूसरे से मिक्सअप करके। एमएमएल कहते हैं, आई विल नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। केवल तुम ही जिम्मेवार नहीं हो, मैं भी, तुम्हारे पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं।
क्योंकि पढ़ने के बदले वो चाहते थे कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, तो तुम्हें फार्म में काम करवाना चाहते थे या फिर और कहीं। और मैं भी जिम्मेवार हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल टू, बिकॉज वेन एवर आई गो फॉर फिशिंग, जब कभी भी मैं मछली पकड़ने जाता था तो तुम लोगों को छुट्टी दे दिया करता था, और मैं अपने पौधों को सींचने के लिए भी कहता था। वो बताते हैं, सोचो कल जो तुम्हारे नए टीचर आएंगे वो तुम्हें कहेंगे कि कैसा फ्रांसीसी हो, अपनी भाषा भी नहीं जानते हो। वो बताते हैं, थोड़ा सा जिक्र उसमें किया है, थोड़ा सा कि कबूतर ऊपर में बैठे होते हैं छत पे, वो भी कू करते हैं, कू कू, उसका जो है कूइंग का साउंड होता है। इसको लगता है कहीं कबूतरों को भी अब जर्मन ना बोलना पड़े, इसको लगता है कि अब तक वो फ्रेंच बोल रहा था, शायद कल से वो भी गुलाम हो जाएगा। तो बताते हैं कि तुम्हारे पास कैद की चाबी, यदि अपने लैंग्वेज को तुम सीखते हो तो तुम किसी भी वक्त स्वतंत्र हो सकते हो, स्लेवरी से मुक्त हो सकते हो। और जितने गांव के लोग आए हुए थे, वो क्यों आए हुए थे वहां पे, तो थैंक्स कहने के लिए एम हेमल को 40 वर्षों जो लगातार ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे थे उन्हें, और देश के प्रति अपने ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करने के लिए, जो कि अब उनका नहीं रहा था। मिस्टर एम हेमल कुछ बोलना चाहते हैं, अलविदा के कुछ शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन इमोशनल इतने हो गए थे, इमोशन से भावना से इतना वो भर गए थे कि उनका गला रूंध जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाते हैं। अल्टीमेटली ही टुक अ पीस ऑफ चौक का एक टुकड़ा लेते हैं और जितना बड़ा लिख सकते थे बोर्ड पर वो लिख देते हैं, वाइवेला फ्रांस सुंदर फ्रांस जिंदाबाद। अपने सर को बोर्ड से लगाते हैं, झुकाते हैं, अभिवादन करते हैं और बच्चों को एक जेस्चर बनाते हैं। क्योंकि तब तक 12 बज चुका था, 12 बजना बहुत अच्छा नहीं है जीवन में। प्रूशियन सोल्जर लौट रहे थे, चर्च की सेंट एंजल्स की घंटी भी 12 बजा चुका था, समय हो गया था, इसलिए अपने बेंच से उठते हैं। काफी उस दिन दुखी लग रहे थे, यहाँ पे टॉल शब्द का यूज किया है, तो काफी दुखी लग रहे थे वो उस दिन। अपने हाथों से जेस्चर करते हैं, योर क्लास डिसमिस्ड, यू मे गो नाउ, कहते हैं आपका क्लास डिसमिस हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो दोस्त, ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है जो कि इम्पैक्ट दिखाता है। वो राइटर काफ़ी इमोशनल होता है, अंतिम में सभी को अलविदा कहता है और फ्रेंच भी रिपेंटेंट ही रह जाता है। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छा लगा होगा। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले क्लास में, अगले पार्ट में करेंगे। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाने की कोशिश करिए, कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, जो हमें एनर्जी देगा।